Hello students, I am C. Anand Mehta and welcome back to my channel for another video on CA Inter Introduction to Accounting Standards. इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैंने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, 11, 10, 11 पार्ट्स में 10, 11 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। मैंने यहाँ पे नोट्स भी रेडी है। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू एएस। पहले तो चैप्टर क्या बता रहा है, क्या डील कर रहा है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो तुम पूरा सीए इंटर के सिलेबस में सीख रहे हो, या अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो सीख चुके हो, ठीक है, या सीखने वाले हो अगर तुम फर्स्टली ये देख रहे हो, तो जो तुम सीखने वाले हो उसकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि कैसे बना, क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, पहले तो ये डिस्कस्ड है, उसका फायदा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्यों ऐसा ये इंपॉर्टेंट, वैसे एग्जाम पर्पसेस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक आधा ऑब्जेक्टिव या थियरी आ जाए तो आ जाए, बट स्टिल अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से समझना है, किसी भी चीज को, इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ो, कोई भी चीज को समझना रहता है ना, तो पता है इजी क्या होता है कोई भी चीज को समझने का, एक तो सबका इनिशियल पॉइंट समझना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रॉब्लम क्या थी, एंड देन एंड गोल समझना चाहिए कि यार मेरे को चाहिए क्या इसके थ्रू। अगर ये किसी भी चीज का तुमको समझ जाता है तो बीच का ब्रिज तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बनाने में मेहनत करेगा। जब तुमको स्टार्ट पता है, एंड पता है, लेकिन बीच की स्टोरी नहीं पता है, तो योर ब्रेन विल वर्क कि आप बीच का ब्रिज खुद बना लो। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ये, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब क्या? अब अकाउंट्स को जब तुम बना रहे हो, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। वरना प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई भी रैंडम तरीके से, जिसका जो मर्जी है उसके हिसाब से अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने लग गया, तो हर एक इंसान, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग वे से अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, और हर एक को ट्रीटमेंट अलग अलग हो रही है, हर एक चीज की ट्रीटमेंट अलग अलग हो रही है, बरोबर। क्या फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, क्या वो किसी काम के रहेंगे, क्या वो कंपेरेबल रहेंगे? नहीं यार, उसके अकाउंटेंट ने अपने मर्जी से बनाया, वो तो मैनिपुलेट भी कर सकता है, तो वैलिड नहीं है ये। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका स्टोरी मैं बताता हूँ किसने बनाया, कैसे बनाया, बट पर ऐसे समझ लो कि गवर्नमेंट ने रूल्स सेट कर दिए। जैसे अगर क्रिकेट में रूल्स नहीं होते तो कोई कुछ भी करने लग जाता, बरोबर, तो रूल्स बनाने नेसेसरी थे। क्रिकेट, फुटबॉल, सारे गेम्स में रूल होते हैं, वैसे ही अकाउंट्स के रूल्स बना दिए। उन रूल्स को बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। उन पॉलिसी को क्लियरली डिफाइन करना, किसी डॉक्यूमेंट में लिख देना, और उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या यार ये डॉक्यूमेंट में रूल लिख के रखा, उस डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मतलब सिंपल रूल्स है, किसके लिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। अच्छा, किसने इशू किया? दीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है, इसकी मदद से, विद द सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज, फॉर एग्जांपल एमसीए। जैसे गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, बट गवर्नमेंट तो बहुत कुछ बोलती रहती है, सब कोई हर चीज मानता है, मुश्किल है। तो क्या होता है, ये गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेटरी बॉडीज को रूल्स बना के भेजना पड़ता है, फिर उनको बोलना पड़ता है कि अरे तुम बोलो, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कर रहे हो उसको बोलो। जैसे कि इंडिया में कंपनीज आर गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उस पे लॉ है, कंपनीज एक्ट है उस पे। सिमिलरली इंडिया में बैंक्स आर गवर्न बाय आरबीआई, एंड आरबीआई के लिए भी एक्ट है उसका, आरबीआई का एक्ट है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, दे आर गवर्न बाय आईआरडीआई, उस पे भी एक्ट है। हर एक चीज पे एक्ट है, हर एक चीज पे बॉडी है कि ये सब इनको गवर्न करते हैं। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पहले एमसीए को भेज दिया। ये गवर्नमेंट ने एमसीए को बोला तुम अब इस कंपनी, सारी कंपनीज के लिए कंपलसरी करो। तो एमसीए ने क्या किया, कंपनीज एक्ट में लिख दिया कि सारी कंपनीज को आइदर एएस या फिर अगर इंडेस एप्लीकेबल है तो इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। सारी कंपनीज फॉलो करती है। ठीक है, ये हो गया एएस। नेक्स्ट, एएस पढ़ाता क्या है, व्हाट डज एएस? एएस डील्स विद चार एस्पेक्ट, कोई भी चीज के चार एस्पेक्ट। क्या? एक तो रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन मींस, अब लेट्स से तुम लोग अगर फाउंडेशन रूट से आए हो,
एक्सेप्ट फॉर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, या डायरेक्ट एंट्री वालों को भी थोड़ा आइडिया तो होगा, फाउंडेशन रूट से आएगा। तो तुमको एक चीज वहां पे सिखाई थी ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह में, कि गुडविल को ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे को लगा कि अरे मेरे दुकान का तो व्हाट है, मेरे नाम से कस्टमर आता है, तो मैं क्या गुडविल खुद से रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं रिकॉर्ड कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मैंने बिजनेस करके जनरेट किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड करने से मना करता है। बट क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल एसेट है? हाँ है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अगर तुमको क्राइटेरिया, अगर तुम्हारा हो गया है स्टैंडर्ड तो वेरी गुड, नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए क्राइटेरिया होता है दैट इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, इट शुड बी नॉन मॉनेटरी, इट शुड लैक फिजिकल सब्सटेंस एंड इट शुड बी हेल्प फॉर यूज इन द बिजनेस। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल चारों क्राइटेरिया मीट कर रहा है? हाँ कर रहा है। देन तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ना। इंटेंजिबल एसेट है, बट इंटेंजिबल एसेट का जो तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और स्कैन करोगे उसमें एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या बोलता है कि हाँ एक एसेट इंटेंजिबल एसेट तो हो सकता है, बट उसको रिकॉर्ड करना या नहीं करना, इसके लिए ये नीचे वाले रूल्स पढ़ो। और जो अपना गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, डज नॉट मीट द डेफिनेशन, डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ, डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल एसेट। कुछ है क्राइटेरिया, उसके डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफी लेंथी बन जाएगा, बट ऐसे समझो कि वो इंटेंजिबल एसेट था सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं किया, तो उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता एज एन इंटेंजिबल एसेट। समझ रहे? क्यों? क्योंकि एएस ने ये बताया था कि मत कर, मत कर, नहीं किया। नेक्स्ट, एएस किससे डील करता है? मेजरमेंट से। तो अगर एएस तुमको बोलता है, लेट्स से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में अलाउ कर देता है कि हाँ ठीक है, यू कैन रिकॉर्ड दिस एसेट, तुम ऐसे एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद उसको क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करना कौन बताएगा? ये भी एएस बताएगा। जैसे अगर तुम लोग का लीजेस का स्टैंडर्ड हो गया रहेगा, नहीं हुआ रहेगा, तो मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। लीजेस के स्टैंडर्ड में देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीज, एक होती है फाइनेंस लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज। ठीक है? अगर मैंने कार ली ऑन फाइनेंस लीज क्या होती है स्टैंडर्ड पे जाना तुमको समझेगा, ठीक है? बट मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने कार लीज पे ली और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो फाइनेंस लीज है। मतलब उसका इफेक्ट क्या है, मैं जिन्होंने नहीं किया है वो स्टैंडर्ड में बताता हूँ। उसका इफेक्ट क्या है कि अगर मेरी कार फाइनेंस लीज है तो मैं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट दिखा सकता हूँ, इवन तो मैंने सिर्फ लीज पे लिया, मैंने सिर्फ रेंट पे लिया, तो भी वो मेरा एसेट है। और सामने वाला जिसने मेरे को लीज पे दिया है उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर निकालना पड़ेगा एज एन एसेट। ये वहां पे लिखा है, ठीक है? तो ये कहाँ लिखा है? ये सब वहां पे लिखा है और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में एक्सप्लेन्ड है। बट फिर उसको क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि मैंने तो खरीदा नहीं है, बरोबर? तो ये हो गया मेजरमेंट क्राइटेरिया कि क्या वैल्यू आनी चाहिए। ये मेजरमेंट क्राइटेरिया भी कौन बताएगा? ये भी तो स्टैंडर्ड ही बताएगा, जो भी इसका एएस है वो बताएगा मुझे। मैं अपने मर्जी से कोई वैल्यू नहीं ले सकता, मेरे को एएस बताएगा, ठीक है? नेक्स्ट, फाइनेंस लीज को तुम्हारी बैलेंस शीट में किधर डाले कौन बताएगा? एएस बताएगा। उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया। फिर उस लीज के रिलेटेड रीडर्स को और कितना ज्ञान देना पड़ेगा? जैसे अभी तुम हो, तुम्हारा फाउंडेशन हो गया तो तुम बैलेंस शीट रीड करने गए, पर तुमको कुछ नहीं समझेगा ये स्टेज। क्यों? बहुत सारा कंटेक्स्ट अभी भी बाकी है। तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है स्टैंडर्ड्स के बारे में, ना एएस पता है ना इंडेस पता है, बट इन्वेस्टिंग वगैरह सब हर कोई कर रहा है, पूरा इंडिया आज इन्वेस्टिंग कर रहा है शेयर मार्केट में। तो बैलेंस शीट उठाएगा, चीजें समझने की ट्राई करेगा। ब्रीफ टर्म्स तो पता रहता है सबको कि यार प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या मतलब है, पर अगर और कंटेक्स्ट चाहिए उसके बारे में, यार मेरे को समझना है कि ये एसेट किधर है, क्या है, या अगर कोई फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस लीज क्या होती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, तुम वैल्यू कैसे कर रहे हो, वो सब चाहिए मेरे को। तो उसके लिए क्या, हर एक स्टैंडर्ड में उसका खुद का डिस्क्लोजर क्राइटेरिया, मतलब क्या, वो स्टैंडर्ड बोलता है कि चल तुमने कार बता दी फाइनेंस लीज, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया, बताओगे, उसको वैल्यू कर दिया मेजरमेंट क्राइटेरिया से, उसको बैलेंस शीट में बता दिया प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया से, बट जो रीडर है उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा
किस हद तक एक्सप्लेन करना है, क्या क्या डिटेल्स देनी है, वो सब किधर लिखा है, वो सब उस स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर क्राइटेरिया में लिखा होगा। समझा? मतलब फर्स्ट आंसर जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो आंसर करता है कि करना है कि नहीं करना है, रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। ये डील करता है कि कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये डील करता है कि कहाँ रिकॉर्ड करना है, और ये डील करता है कि उसके साथ साथ में क्या देना है। ठीक है, RMPD ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज, एडवांटेज मतलब बेनिफिट्स। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, उसमें फायदा है क्या कुछ? यस, फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन किस चीज का? इंडिया में सबके लिए रूल्स का, ऐसे समझ लो। तो सिंप्लिसिटी हो जाती है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से मैं ऑडिट करता था फिनिक्स मॉल का, ठीक है, और दूसरा एक ओबेरॉय मॉल है। इंडिया में मेजर मॉल के जो ये दो एक एग्जांपल है, फिनिक्स मॉल, एक ओबेरॉय मॉल। तो अब लेट्स से फिनिक्स मॉल ना, मॉल को, जो उनके जो मॉल्स है वो उसको कुछ और ट्रीट करती है इंडेस में। इट ट्रीट्स इन्वेस्टमेंट, अगर तुम सीए फाइनल के रिलेटेड थोड़ा आइडिया होगा तो एक बैलेंस शीट देखी होगी कभी, तो एक होता है हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, एक होता है हेडिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन ये मॉल्स के लिए कि हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालें या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डालें। कंफ्यूजन काफी रहता है इसमें, बट अच्छा ये स्टैंडर्ड आने के बाद भी थोड़ा कंफ्यूजन है, बट स्टिल, बट लेट्स से स्टैंडर्ड जो आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि फॉर एग्जांपल उसने लिख ही दिया कि अगर इफ एन एंटिटी is into mall business, then it should classify its malls as property, plant and equipment and not investment property, for example। ऐसा लिख दिया। इससे क्या हो गया? अब स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एक रूल सेट हो गया। अब कोई इस रूल के बाहर नहीं खेल सकता, बरोबर। जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, तुम लोग खुद की बिल्डिंग में क्रिकेट खेलते हो, वहां पे रूल अलग है। तुम बाहर कहीं पे जाओगे, वहां पे रूल अलग होगा, तो तुमको प्रॉब्लम्स पड़ेगी थोड़ी रूल्स पे सेट होने के लिए, उस गेम के अंदर जाने के लिए प्रॉब्लम पड़ेगी, बरोबर। तो अगर तुम रूल, अगर लेट से पूरी कंट्री में गवर्नमेंट बोल दे नहीं नहीं आज से गली क्रिकेट के रूल्स ये हैं, स्टैंडर्डाइज कर दिया उसको, तो अब सबके रूल सेम है, तुम कोई भी गली में खेलने जाओ रूल सेम रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी अगर तुम एक एक गली से दूसरी गली में जा रहे हो तो, बरोबर। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन से ये बेनिफिट हो रहा है। सेकेंड इज डिस्क्लोजर। क्यों? अरे बहुत अकाउंट्स थोड़ी सबको आता है, हर कोई क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है? इवन कॉमर्स में क्या हर कोई ने सीए फाउंडेशन इंटर दे रखा है क्या? क्योंकि सिर्फ 11th 12th की नॉलेज पे तो समझना इजी नहीं है, इवन बीकॉम वगैरह की नॉलेज पे भी समझना इतना इजी नहीं है। बीकॉम बैफ वगैरह भी कर दो, देन ऑल्सो यू हैव नो स्किल्स टू रीड अ बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर एक बैलेंस शीट में कुछ भी लिखा है, उसके बारे में तुमको कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ समझना है, तो ना पहले तो अगर स्टैंडर्ड नहीं होते थे तो तब सबकी खुद के मन पे होता था, अरे जिसको जो बताना है, जिसको जो समझना है समझेगा, मैं तो इतनी चीजें ही बताऊंगा। सब लोग ऐसे चलते थे। बट स्टैंडर्ड्स ने क्या किया? स्टैंडर्ड्स ने बोला नहीं नहीं, स्टैंडर्ड ने सबको दिया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि ये मिनिमम डिटेल्स तो तुमको देनी पड़ेगी। अगर तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेट्स से कोई फाइनेंशियल लीज है, तो तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इतना इतना, बरोबर। तो अब डिस्क्लोजर होने से तुम्हारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। वरना तो क्या था, पहले 4 ही लोग पढ़ पाते थे, अब और ज्यादा डिटेल्स दे दी तो अब 6 लोग पढ़ पा रहे, बरोबर। तो ये एक एडवांटेज हो गया। लास्ट एडवांटेज इज कंपेरेबिलिटी। मतलब क्या? लेट्स से वही फिनिक्स मॉल एंड ओबेरॉय मॉल, ये दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब मेरे को इनको कंपेयर करना है। अगर लेट्स से ये दोनों अलग रूल से खेल रहे थे, ये फिनिक्स मॉल लेट्स से फॉलो कर रहा था एएस, ओबेरॉय मॉल फॉलो कर रहा था इंड एस, अगर लेट्स से दोनों अलग अलग रूल्स पे खेल रहे थे, तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, तो वैलिड ही नहीं है, रूल्स ही अलग है, तो मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं कि कुछ लोग झगड़ते हैं, ठीक है, कि विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अरे भाई, यू कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम। क्यों? उन विराट कोहली के टाइम पे कंडीशंस अलग थी, सचिन सर के टाइम पे कंडीशंस अलग थी। दोनों अलग अलग कंडीशंस पे खेले हो, उनके सामने बॉलर्स अलग थे, उनके सामने पिच कंडीशंस अलग होती थी, उनके सामने फिजिकली कंडीशंस अलग होती थी, हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स थे तभी। अभी हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स अलग है, अलग अलग चीजें हैं, क्या उनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बरोबर।
कंपैरिजन कब पॉसिबल है? जब सेम ग्राउंड पे खेल रहे हो, तो आमने सामने सेम ग्राउंड्स पे खेल रहे हो, तब कंपैरिजन पॉसिबल है। तो अगर दो कंपनीज है, दोनों एएस फॉलो कर रही है, तो कंपेयर हो सकता है। बट अगर कोई एएस फॉलो कर रहा है और कोई स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं कर रहा है, क्या उनको कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक एडवांस। अच्छा, इससे क्या हुआ, जब स्टैंडर्ड्स आए तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वैल्यू बढ़ गया। फीनिक्स मॉल को ओबेरॉय से कंपेयर कर लो, फीनिक्स को जियो से कंपेयर कर लो, कंपेरेबिलिटी बढ़ गया। समझा? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स बनते कैसे है? पहले तो हिस्ट्री क्या है स्टैंडर्ड जब अभी तो अलग वे है, बट आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड स्टार्ट किया था इन द ईयर 1977 विद द सोल पर्पस ऑफ डेवलपिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 19 मतलब 1977 के पहले, वैसे तो सीए एक्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से 1907, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बाय 1977। 1977 के पहले बहुत सारी कंपनीज थी, तो क्या उनकी अकाउंटिंग नहीं होती थी? होती थी। बट वो कैसे अकाउंटिंग करते थे? फिर जनरल टर्म्स पे, जो तुम 11th 12th में बेसिक अकाउंट सीख रहे हो ना, वो लॉजिक से अकाउंटिंग करते थे उस टाइम पे। फिर 77 में आईसीआई ने फॉर्म किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। किसके लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए, कि यार अगर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहा है तो कैसे डेवलप होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा, उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ढूंढता है एरिया। एरिया का मतलब किस आइटम पे या किस ट्रांजैक्शन पे अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना है। जैसे कि मैं एक बहुत नया क्राइटेरिया देता हूं तुमको, ठीक है, जिसपे अभी तक स्टैंडर्ड डेवलप नहीं हुआ। इज क्रिप्टो करेंसी। अभी तक क्रिप्टो करेंसी पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि उसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, उसका रिकॉग्निशन कैसे होना चाहिए, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्लोजर क्या क्या होने चाहिए। कोई स्टैंडर्ड डील नहीं कर रहा है। होना चाहिए, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड। और जितनी मैंने न्यूज सुनी थी उस पे स्टैंडर्ड आने वाला था, बट लेट्स सी कब आएगा क्या आएगा। तब ये क्या हुआ, ये अपने को एरिया मिल गया कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है ऑन क्रिप्टो करेंसी। ये हो गया एरिया ऑफ स्टडी। अब स्टडी ग्रुप बनाएंगे। स्टडी ग्रुप मतलब क्या? अरे हवा में थोड़ी स्टैंडर्ड बन जाएगा, बरोबर। उस पे कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा। कौन कौन इंटेलेक्चुअल लोग होंगे ऐसे? आईसीआई के एएसबी के लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं कुछ टाइम से, कुछ बड़े प्लेयर्स को उठाएंगे, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे। इन सबका एक ग्रुप बनाएंगे, डिपेंड करता है उनको, जिनको लेना है, जिन जो लगता है कि वैलिड होगा, उनका ग्रुप बना के एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग मिलके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, फिर क्या होगा? ये लोग मिलके एक ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट मतलब पहले अपने हिसाब से एक पूरा रफ स्टैंडर्ड बना के रेडी कर देंगे कि हमें लगता है कि ये स्टैंडर्ड में ये सब होना चाहिए, पूरा स्टैंडर्ड बना देंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे? सर्कुलेट करेंगे। कहाँ सर्कुलेट करेंगे? टॉप लोगों को। अगर कोई इंडस्ट्री में टॉप प्लेयर है उसको दे देंगे, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कोई कंपनी है तो उसको दे देंगे, मे बी रिव्यू के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दे देंगे, मे बी आरबीआई के लोगों को दे देंगे कि क्रिप्टो करेंसी आपको गवर्न करना है, आप देखो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ दे देंगे। ऐसा करते करते बांट देंगे और उनको बोलेंगे देखो ये स्टैंडर्ड हम पब्लिश करने वाले हैं, इसमें तुमको क्या लगता है क्या चेंजेस होना चाहिए, तुम अपने चेंजेस हमको सजेस्ट करो। ठीक है, और उनसे क्या लेंगे? उनके व्यूज लेंगे। और तुमको क्या लगता है क्या ये सही है? ऐसा करके उनसे सबके व्यूज ले लेंगे। फिर सबके व्यूज आ गए, अब उन व्यूज को इनकॉर्पोरेट करके एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे। एक्सपोजर ड्राफ्ट मतलब समझ लो काइंड ऑफ थोड़ा लेटर स्टेज, एकदम फाइनल ड्राफ्ट के अराउंड आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। अब फिर वापस से उसको सर्कुलेट कर देंगे, उसको बोलेंगे बाकियों को ये एक बार देख लो, हमने ये सब चेंजेस रखे हैं, और अगर किसी का कोई चेंज नहीं रखा है तो उसको बोलेंगे कि आपने ये चेंज सजेस्ट किया था बट ये इस चेंज में ये प्रॉब्लम है तो हमने नहीं रखा। और सबका कमेंट्स ले लेंगे उस एक्सपोजर ड्राफ्ट पे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबका कमेंट्स ले लेंगे। फिर फाइनल एक बार कमेंट्स आ गया, अपने ड्राफ्ट को फाइनल मॉडिफिकेशन करोगे और फिर सीधा प्लेस करोगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करोगे। आईसीआई विल इशू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, आईसीआई इशू करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट उसके पास खुद से पावर नहीं है कि वो एनफोर्स कर पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के थ्रू इशू करेगा। तो आईसीआई क्या करेगा? इसके थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना इशू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा स्टोरी है कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्ड कैसे होता है। नेक्स्ट, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? करंटली 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 29। सर आप गिनती भूल गए हो? नहीं, क्योंकि 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उड़ा दिए गए।
AS6 वाज ऑन डेप्रिसिएशन, जो कि मर्ज हुआ लेटर ईयर्स पे, मतलब पहले ही मर्ज हो गया था विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10, ठीक है, उसके साथ मर्ज हो गया, उसमें कुछ पैरा डाल दिया और हटा दिया AS6। फिर AS8 वाज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस स्टैंडर्ड को भी हटा दिया और इसको इंटेंजिबल एसेट्स के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। अभी 27 है। नेक्स्ट, ये सब ना अपने देसी वाले स्टैंडर्ड्स हो गए। अब थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। मतलब देखो, इंडिया में हम जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं दैट आर इंड एस एंड AS। अभी मैंने तुमको बताया AS क्या था, इंड एस पे बाद में आएंगे। AS क्या था, AS बनाता है इंडिया अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। वैसे ही ग्लोबली देयर आर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लोबली, ऐसा नहीं कि अमेरिका ने बनाया, ऐसा कुछ ग्लोबली स्टैंडर्ड्स है जिनको बोलते हैं IFRS। IFRS क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या कि इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड ने कुछ स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करके रखे कि ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, ये इंटरनेशनल रूल्स है यार, ये स्टैंडर्ड्स दीज आर सुप्रीम स्टैंडर्ड्स, जैसे समझ लो फिलहाल तो ग्लोब में ऐसा नहीं कि कोई कंट्री के लिए बेस्ट है, हर एक कंट्री का अपना रिक्वायरमेंट्स होता है, वो अलग अलग बनाते हैं, बट ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स क्या है, IFRS। तो तुमने IFRS से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए तो कोई भी कंट्री शुड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड ये रूल्स पब्लिक में सबके पास है। तो अब क्या, अगर किसी ने IFRS से बनाया और लेट्स से कोई दूसरा इन्वेस्टर है बाहर का, हम लोग ने लेट्स से एक सेट ऑफ, लेट्स से रिलायंस है, ठीक है, अब रिलायंस ने एक तो अपने इंडिया के इंडेस के हिसाब से भी बना के रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और लेट्स से IFRS के हिसाब से भी बना दिया, और ये IFRS वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली बाहर मार्केट में अवेलेबल, ठीक है। अब किसी इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, वो IFRS वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएगा, उसको एनालाइज करेगा। क्यों, उसको वो लैंग्वेज समझती है। जैसे अभी जो अपने कंट्री में झगड़े चल रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट जो महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी में बोलने का, बरोबर, फिर कर्नाटका में हो तो कन्नड़ में बोलने का, ये जो जो भी मैटर चल रहा है, ठीक है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट अनफॉर्चुनेट है ना, बट स्टिल अब ये जो भी चल रहा है, अब क्या हो रहा है कि एक स्टेट वाले बोल रहे हैं हमको तुम्हारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो देयर इज द कम्युनिकेशन गैप, इसकी वजह से डीलिंग्स भी नहीं हो पा रही है, बिजनेस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पड़ रहा है, बरोबर। सेम चीज हो रही थी अकाउंट्स के साथ ना, इंडिया ने अपना AS बना दिया, उनको तो अपना AS नहीं आता है, तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करने पे आ जाएंगे इजीली, नहीं डरेंगे, वो लोग 10 बार सोचेंगे, उनको समझ ही नहीं रहा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली हम भी बाहर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, बट क्या अगर अपने को समझेगा ही नहीं तो अपन भी तो 10 बार सोचेंगे ना। इसके लिए ये IFRS बने हुए, ठीक है। पहले तो समझो IFRS क्यों था, अब समझो IFRS बने कैसे। 1973 में एक कमिटी बनी, कमिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, जिन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। कमिटी बनाई, उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना स्टार्ट किया। अब IAS क्या है, फिर IAS धीरे धीरे स्टार्ट हुए, वो लोग एरियाज ढूंढते गए, IAS बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए, ठीक है। अब ये जो कमिटी बनी थी, कमिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एस्पेक्ट में कमिटी होती है एक टेम्पररी पर्पस के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, पहले सब लोग जोड़ देते हैं, कमिटी बनाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे सारे एरियाज ढूंढ लेंगे, फट 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 सब पे स्टैंडर्ड्स बना देंगे और फिर कमिटी को बंद कर देंगे, क्योंकि एक बार बाहर स्टैंडर्ड्स आ गए दुनिया में, फिर तो कमिटी की जरूरत क्या है। तो ये सोच के कमिटी बनाई, स्टैंडर्ड्स बनाना स्टार्ट किया, और ये जो स्टैंडर्ड्स बन रहे थे वो समझना लोगों के लिए मुश्किल था, तो उसके लिए एक और कमिटी बनाई, स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमिटी, SIC, जिसका काम क्या था, टू इशू इंटरप्रिटेशंस फॉर द स्टैंडर्ड्स। देखो इंग्लिश ना बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस देयर कैन बी टू मीनिंग्स ऑफ अ सेम सेंटेंस ऑफ अ सेम वर्ड, दो मीनिंग हो सकते हैं। अकाउंट्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं टू ओनली अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। वैसे इंडिया में इंडेस के लिए गाइडेंस नोट है, AS पे भी गाइडेंस नोट है, वैसे ही इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे वो लोग जो इशू करते थे उसको इंटरप्रिटेशंस बोलते थे, और ये इशू करता था कौन, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरप्रिटेशन स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमिटी, SIC, ठीक है, उस टाइम पे ये करती। फिर उसके बाद इनको लगा
कि यार ये जो कमिटी कमिटी वाला खेला अपन खेल रहे, ये कमिटी हम लोग ने सोच के बनाई कि यार स्टैंडर्ड बनाएंगे फिर डिसॉल्व कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड्स को बनाना एंड रिव्यूइंग द स्टैंडर्ड्स इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार बना के छोड़ दिया हो गया, नहीं चल सकता ये। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड बनने के बाद भी चेंजेस होते हैं। जैसे इंडिया में जो AS2 है इन्वेंट्री का, वो चेंज हुआ है काफी, एक बार, एटलीस्ट एक बार जितना मुझे। पहले लीफो मेथड वाज अलाउड इन्वेंट्री में, अभी लीफो अलाउड नहीं होता है। क्यों? बाद में अपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उन्होंने एनालाइज किया होगा, उन्होंने सोचा होगा नहीं नहीं यार इन लीफो मेथड तो वैलिड नहीं है, इससे तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो उन्होंने हटा दिया। वैसे ही इनको बाद में रियलाइज हुआ, इनको लेटर रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं कमिटी नाम से नहीं रख सकते, एक काम करते इसको परमानेंट एग्जिस्टेंस देते हैं, इसीलिए इसका नाम बदल के रख देते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो बना 2001 में। ठीक है, कमिटी गॉट्स कन्वर्टेड इनटू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर आईएएसबी क्या करने लगा? आईएएसबी IFRS इशू करने लगा। IASC क्या करता था इशू? IAS करता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी यूज्ड टू इशू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आया, उसने इन स्टैंडर्ड्स का नाम बदल के रख दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और वो जो इशू करने लगा उसको बोलने लगा IFRS। तो एक क्वेश्चन, क्या IFRS के आने की वजह से IAS इररिलेवेंट हो गए? नहीं, इन्होंने क्या किया पता है? ISB ने जिधर से ISC ने काम छोड़ा था उधर से ही कंटिन्यू किया। मतलब ऐसा नहीं कि पुराने सबको चेंज किया, जो था वो तो रखा ही, उसके अलावा नए नए एरियाज डिफाइन किए और फिर इन IFRS बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ISB है मार्केट में अभी और IFRS अलग से बनने लग गए। ठीक है, और IFRS को इंटरप्रेट करने के लिए क्या किया? IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी बना दी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी, ये बना ली। अब इसका क्या काम है कि जो IFRS इशू करोगे उसको रिव्यू करने का, उसका इंटरप्रिटेशन इशू करने का, लोगों को समझाने के लिए कि भाई ये स्टैंडर्ड में ये लाइन का मतलब ये है, तो उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट आता है। ठीक है, वो इशू करने लगा IFRIC। समझा कौन क्या इशू कर रहा था? एंड अभी जो हम लोग IFRS बोलते हैं ना कि IFRS क्या होता है, अभी बाय IFRS वी मीन एवरीथिंग, नॉट जस्ट ये। हाँ, ऐसा जब हम IFRS बोलते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ IFRS जो IASB ने इशू किया उसकी बात कर रहे हैं, नहीं, हम IAS भी मीन कर रहे हैं, हम उसके इंटरप्रिटेशन भी मीन कर रहे हैं, हम IFRS तो मीन ही कर रहे हैं, प्लस हम उसके इंटरप्रिटेशन भी मीन कर रहे हैं। ऑल दीज टुगेदर आर कॉल्ड एज IFRS करंटली इन इंडिया। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में जो IFRS हम मीन करते हैं उसका मतलब है ये चारों चीजें, IAS, SIC जो इंटरप्रिटेशन इशू करती थी SIC वो, IFRS और IFRIC इसका जो इंटरप्रिटेशन इशू करता था वो, ये चारों मिला के क्या बनता है आज करंट टर्म्स में? IFRS बनता है। ठीक है, फिर एक स्टेप आगे जाते हैं, अब बात करते हैं इंडेस की। सर ये तो आपने IFRS बता दिया, ये हमारे क्या काम का? अब आएगा ना इंडिया के साथ। IFRS का क्या हुआ कि IFRS अब ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गए। ठीक है, बट इंडिया में तो AS चल रहे थे, हम AS फॉलो कर रहे थे, अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट ही ना करे, तो हमको एक नीड दिखा कि अपने को IFRS से कंप्लाई करना पड़ेगा। कंप्लाई करना पड़ेगा मतलब फॉलो करना पड़ेगा IFRS। बट क्या करे फिर? अपना AS को पूरा स्क्रैप कर दे, IFRS एज इट इज उठा दे? नहीं, दो तरीके हो सकते हैं IFRS से कंप्लायंस को मीट करने का। क्या? एक तो पूरा 100% अडॉप्ट कर लो कि एज इट इज अपना स्टैंडर्ड हटाओ, उसको लेके आ जाओ सीधा, ये हो गया कंप्लीट एडॉप्शन। दूसरा इस कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या? तुम खुद के स्टैंडर्ड्स बनाओ, लॉजिक बेस पूरा IFRS का लो और अपने अपने पूरे स्टैंडर्ड्स बना दो, उसके बेस पे बनाओ ताकि सिमिलरिटी काफी रहे। तो इंडिया ने क्या किया? व्हाट डिड इंडिया ऑप्टेड फॉर? इंडिया कन्वर्ज्ड IFRS। इंडिया ने जो इंडेस बनाया, व्हाट आर इंडेस? इंडेस आर कन्वर्ज्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। हमने सोचा यार इंडिया का AS को स्क्रैप करना अच्छी बात नहीं है, AS अलग से रखा। बट अब बड़ी कंपनीज जिनको ग्लोबली बीट करने का है बाहर मार्केट में जाके, जो लिस्टेड कंपनीज है या जिनको बाहर लिस्टेड होना है, जो भी है, इन कंपनीज को अगर कॉम्पीट करना है, अगर वर्ल्ड के मैप पे लाना है, तो हमने क्या किया? हमको ऐसा स्टैंडर्ड डेवलप करना था
जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लेवल को मार्क करे, बरोबर। तो इंडिया ने क्या किया, आईएफआरएस एज इट इज उठाना एक ऑप्शन था, बट इंडिया ने उठाया नहीं। क्यों? अपना ट्रेडिशन, कल्चर, लॉजिक सब अलग चलता है इंडिया में। इंडिया में बहुत सारी चीज अलग होती है। हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते यार, आज भी नहीं करते हम। अकाउंट्स में छोड़ो, फिजिकली हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते। तो वैसे इंडिया में जैसे इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बोलता है वर्बल अग्रीमेंट भी वैलिड है, बरोबर। तो ये वर्बल अग्रीमेंट भी वैलिड है इंडिया में, तो ये एक अलग चीज हो गया। मे बी दूसरी कोई कंट्री में वैलिड ही नहीं होगा कि अग्रीमेंट शुड बी रिटन, बरोबर, ये कर देगा वो कंट्री। तो इंडिया के टर्म्स अलग है। क्यों? इंडिया में जबान की कीमत है, इंडिया में बोलते हैं मेरी जबान की कीमत है, तो वर्बल अग्रीमेंट है, इसके लिए वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि हम इन आईएफआरएस एज इट इज नहीं उठाएंगे, हम हमारे खुद के स्टैंडर्ड बनाएंगे बेस्ड ऑन आईएफआरएस, ठीक है। तो कैसे ये स्टार्ट हुआ, आईसीआई ने 2006 में इनिशिएशन लिया। आईसीआई ने बोला कि नहीं नहीं चलो अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन आईएफआरएस। फिर 2011 में ये लगा कि आएगा आएगा, अभी आ जाएगा, रेडी है रेडी है। बहुत बड़ा ड्राफ्ट रेडी भी हो गया था, बट उसमें बहुत सारे इश्यूज अभी भी डिस्कस करने बाकी थे कि यार टैक्स में क्या करेंगे फिर, और बाकी बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज थे, उसके आंसर्स नहीं थे अपने पास 2011 के ड्राफ्ट में। तो हम लोग ने थोड़ा वेट किया, थोड़ा पोस्टपोन किया। फिर 2014 में अरुण जेटली जी जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट में बोला कि अब कन्वर्ज करने की बहुत बड़ी नीड आ गई है। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बीट नहीं कर पा रहे आईएफआरएस को, इसके चक्कर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ पा रहा है। जो बाहर की कंपनीज है वो डर रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने से, तो अपने को ऐसा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मार्क को बीट कर पाए। तो उन्होंने बोला कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे स्टैंडर्ड का एक ड्राफ्ट तो रेडी था, उसको फास्ट फॉरवर्ड किया। फिर कंपनीज एक्ट आया नया 2013 में, एमसीए ने क्या किया, एमसीए ने रूल्स डाल दिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडेस। एमसीए ने बोला कि एक काम करो, अब इंडेस का इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दो। आईसीए ने स्टैंडर्ड्स तो बना रखे थे, बट गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट करने के लिए कंपलसरी नहीं रखा था उस टाइम पे आईसीए ने बना दिया चलो स्टैंडर्ड, बट अगर तुम बोलोगे नहीं लोगों को फॉलो करने के लिए तो कोई फॉलो करेगा खुद के मन से? नहीं। और लॉजिकली कर भी नहीं सकता था, क्योंकि एमसीए ने उस टाइम पे कंपनीज एक्ट में बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने को, इंडेस फॉलो करने को नहीं बोला था। यहाँ पे हम इंडेस की बात कर रहे हैं, एमसीए ने इंडेस बना के रख दिया, बट फॉलो करने बोला ही नहीं, तो नहीं कर पाओगे, सही बात है। फिर एमसीए ने क्या किया, एमसीए ने कंपनीज एक्ट में रूल्स डाल दिए, कंपनीज रूल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेस ऑन 16 फरवरी 2015। ये रूल्स डाले, एक नोटिफिकेशन इशू किया 16 फरवरी 2015 को, और बोला कि अब इंडेस को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और वहां पे बोला कि 1 अप्रैल 2015 से जिस कंपनी को फॉलो करना है दे कैन वॉलेंटरीली फॉलो इंडेस, वॉलेंटरीली, वरना 1 अप्रैल 16 से एक मैंडेटरी फेज स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये फेजेस की बात हम लोग नीचे करेंगे, थोड़ा लास्ट में डिस्कस्ड है कि फेजेस क्या थे, बट पहले स्टार्ट किया कि 1 अप्रैल 15 से हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। याद रखना कि मोदी जी जब आए थे उसके 1 साल के बाद से ये सब स्टार्ट हुआ था, ऐसे समझ सकते हो, इजी पड़ेगा। 2014 में मोदी जी आए थे एंड 2015 में इंडेस इंप्लीमेंट हो गया। इवन देखो अरुण जेटली जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने ये अर्ज किया था बजट में कि हमें इंडेस लाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया कन्वर्ज्ड आईएफआरएस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या, कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हो, मैंने बोला कन्वर्जेंस मतलब क्या, हमने आईएफआरएस का ड्राफ्ट उठाया, हमने हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए, बट हम जब हमारे स्टैंडर्ड बना रहे हैं तब हम कुछ एडिशंस कर सकते हैं, बरोबर कर सकते हैं। उन एडिशंस को क्या बोलते हैं, उन एडिशंस को बोलते हैं कार्व इन। जब हम कुछ एडिशंस करते हैं उनको बोलते हैं कार्व इन। और हम कुछ डिपार्चर्स कर सकते हैं। डिपार्चर्स मतलब क्या, जो आईएफआरएस था उसमें से कुछ चीजें छोड़ देते हैं ना, जरूरी थोड़ी एज इट इज सारी चीजें अंधे के जैसा लेने का, नहीं, कुछ इंडिया के लिए वैलिड नहीं है तो हटाएंगे, या कुछ इंडिया के एनवायरनमेंट में सही नहीं है, वो रॉन्ग हो जाएगा इंडिया में, उसको हटा देंगे। तो या तो कुछ चीज को कंप्लीटली रिमूव कर दो, उसको बोलेंगे रिमूवल, या तो कुछ रिक्वायरमेंट दी आईएफआरएस में उससे थोड़ा राइट लेफ्ट मार दो, डिविएट कर दो थोड़ा, उसको बोलते हैं कार्व आउट। याद रखना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्या, कि अगर इफ वी आर मेकिंग सम एडिशंस इनटू आईएफआरएस
for creating our index, those are called as carve in, हम अंदर आ रहे. And if we are making some deviations from IFRS for making index, those are called as carve out. ठीक है, ये ऐसे करके तुम IFRS में कन्वर्ज हो सकते हो. तो हमने ऐसे करके कन्वर्जेंस किया. अब इंडेक्स क्या है? IFRS कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स दे आर इशूड बाय whom? इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट in support of accounting standard board of ICAI and NFRA. NFRA की गाइडेंस लेते हैं. ICAI देखो फ्रैंकली बोलो, ICAI पूरा स्टैंडर्ड बनाता है. ICAI ये स्टैंडर्ड्स को दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया. NFRA क्या करती है? स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन को एनफोर्स करती है. तो ये तीन बॉडीज को मिलकर काम करना पड़ता है टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ अ स्टैंडर्ड इन इंडिया. ठीक है, अब NFRA क्या करता है? NFRA रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि कंपनीज को तुमको बोलना पड़ेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉलो करवाओ, और कौन सा स्टैंडर्ड किस कंपनी को फॉलो करना चाहिए उसका भी एक क्राइटेरिया है, वो एक अलग पार्ट हो जाएगा. वो सब NFRA रिकमेंड करता है और MCA उसको इम्प्लीमेंट करता है. अब जो इंडेक्स के अपने नंबरिंग है ना, याद रखना ऐसे, मतलब ये तो लॉजिक के लिए है कि जो IS 123 था वो इंडेक्स 123 बन गया. मैंने तुमको बोला था, पता है IS इशू करता था ISC, फिर 2001 में IS भी आया. ये क्या इशू करने लगा? IFRS. तो जो IFRS का 123 है, 2000 इंडेक्स का 101, 102, 102, 103, ऐसे ही करके नंबरिंग है इंडिया में इंडेक्स की. ठीक है, तो ये नंबरिंग अगर तुमको लगे वियर्ड लगेगा क्योंकि बहुत सारे नंबर स्किप्ड है बीच बीच में, तो जो नंबर स्किप्ड है उसका रीजन है क्योंकि वो आइदर IFRS या IAS में स्किप्ड है. ठीक है, कितने इंडेक्स है इंडिया में? इंडिया में 40 इंडेक्स है, बट कोई सीरियल वाइज नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सीरियल नहीं लिखा. AS तो सीरियल वाइज है, इंडेक्स आर नॉट सीरियल वाइज. इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है? जो मैं बोल रहा था ना फेजेस, कि किसको लगा कैसे लगा, समझो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर मे बी एक थियरी में आंसर आ सकता है. ठीक है, तो पहले इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करी फॉर कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज, NBFCs और इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, तो सबसे पहले कंपनीज के लिए कब एप्लीकेबल हुआ? कंपनी के लिए वॉलेंटरी बेसिस पे. वॉलेंटरी बेसिस पे मतलब मर्जी से, ऑप्शनल, तुमको फॉलो करना है. तो वो जो पता है मैंने बोला था नोटिफिकेशन इशू हुआ था 16 फरवरी 2015 में, तो उस नोटिफिकेशन में बोला था कि 1 अप्रैल 2015 से जिसको फॉलो करना है अपनी मर्जी से तुम फॉलो कर लो ऑन वॉलेंटरी बेसिस. अपनी मर्जी है, करना है तो करो, ऐसे करके स्टार्ट हो. और उसी नोटिस में बोला था कि तुम अभी करो या ना करो, 1 अप्रैल 16 से तो मैंडेटरी होने वाला है. किस कंपनी के लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए जिसका नेटवर्थ इज मोर देन 500, मतलब सारी लिस्टेड कंपनी कवर नहीं हो रही थी, उनका जिनका नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़. सिमिलरली अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़, मतलब बेसिकली दोनों. कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा आता है उसको 1 अप्रैल 16 से इंडेक्स फॉलो करना मैंडेटरी हो गया था. और अगर उनकी पेरेंट कंपनी है कोई, या उनकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, या उनकी ज्वाइंट वेंचर है या एसोसिएट है, इन चार टाइप की कंपनीज को भी अकाउंटिंग इंडेक्स फॉलो करना कंपलसरी हो गया था फ्रॉम 1 अप्रैल 16. ठीक है, फिर आया फेज 2. फेज 2 में क्या बोला? जो 1 अप्रैल 17 से आया, वहां पे बोला सारी लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. अब सबको लपेटे में लिया कि अब तो सारी लिस्टेड कंपनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 500 करोड़. कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसका 200 करोड़ का नेटवर्थ है, इज इट रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडेक्स? हाँ, 1 अप्रैल 17 से. ठीक है, फिर लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज का वही क्राइटेरिया रखा कि थोड़ा वैल्यू रिड्यूस कर दिया, बट अनलिस्टेड कंपनी का क्या बोला कि अगर तुम्हारा, सबको कंपलसरी नहीं किया, अगर तुम्हारा नेटवर्थ इज मोर देन 250 करोड़ तो ही तुमको फॉलो करना पड़ेगा, वरना अगर लेस देन 250 करोड़ है तो तुम हैप्पीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, इंडेक्स मत फॉलो. और अगर उनकी पेरेंट्स है, सब्सिडरीज है, ज्वाइंट वेंचर्स है या एसोसिएट कंपनीज है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन तुमको आ सकता है, सर ऐसा क्यों है? इंडेक्स फॉलो करना है तो ऐसा क्यों रखा? इंडेक्स रखा तो सबके लिए इंडेक्स कर देते ना. ये AS इंडेक्स ये सब क्यों किया? हमको भी सर इंटर में AS पढ़ने का, फाइनल में इंडेक्स पढ़ने का, ऐसा क्यों? अरे भाई इंडेक्स ना अपने आप में बहुत बड़ा कुआं है, कुआं नहीं समुंदर है. अगर AS कुआं है ना तो इंडेक्स इज समुंदर. उसको समझना इज नेक्स्ट लेवल. हम लोग जब उसको पढ़ते हैं, इट टेक्स 360 आवर्स ऑफ लेक्चर्स ओनली फॉर इंडेक्स, इंडेक्स को समझने के लिए. उसके बाद खुद से भी पढ़ना पड़ता है.
तो अराउंड 5 to 600 आवर्स का इनपुट देना पड़ता है, तब जाके इंडेस समझता है। और एएस ऑन दी अदर हैंड आधे टाइम में हो सकता है। बहुत सिंपल है क्योंकि एएस समझना, ठीक है। इसके लिए, और जब उस टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए थे नए नए, ये इंडेस कंपलसरी हुआ था, तो सबको आता भी नहीं था इंडेस। मार्केट में जो नए नए चार्टर्ड उस टाइम पे ना, आईसीआई क्या करता था पता है, एएससी, सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों में एएससी डालता था ओल्ड कोर्स में, इंडेस सिखाता ही नहीं था। जबकि 2011 में ड्राफ्ट बन गया था, बट आईसीआई भी नहीं सिखाता। बट जब ये कंपलसरी स्टार्ट हुआ, उसके बाद आईसीआई ने सिखाना स्टार्ट किया कि इंडेस सीखो, न्यू कोर्स बनाया, न्यू कोर्स में इंडेस वगैरह डाला। और जो न्यू कोर्स से चार्टर्ड बन रहे थे ना, उनका मार्केट में वैल्यू नेक्स्ट लेवल हो गया था, क्योंकि इंडेस तो सबको आता नहीं था। सबको टाइम लगा, 3-4 इयर्स में सब लोग ने सीख लिया। बाद में तो जो पुराने लोग भी उन्होंने भी सीख लिया, बट स्टिल ऐसा हुआ था इंडेस में, ठीक है। और क्या नोट्स है, एसएमई एक्सचेंज, एसएमई एक्सचेंज मतलब कुछ कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज होती है, उनको लिस्ट होना है। तो उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया नहीं है कि यार तुम छोटे, जैसे 100 करोड़ का नेटवर्थ है, तो भी क्या तुमको इंडेस फॉलो करना कंपलसरी है? नहीं। अगर तुम्हारा 250 करोड़ से नीचे नेटवर्थ है, तो भी तुम अभी तक एएस फॉलो कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम्हारा 250 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ हो गया है, तो फिर तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा इंडेस। एक बार इंडेस एप्लीकेबल हो गया तो ऑलवेज एप्लीकेबल। ऐसा नहीं कि एक ईयर में 500 करोड़ था, एक ईयर में 250 करोड़ क्रॉस हो गया है किसी कंपनी का, तो उसने इंडेस लगाना पड़ गया, लगा लिया, बट नेक्स्ट ईयर वो 200 करोड़ हो गया, तो क्या नेक्स्ट ईयर एएस फॉलो कर सकता है? नहीं, अब फिर इंडेस ही फॉलो करना पड़ेगा सबको। एंड जो कंपनी ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही है, अभी फेज 2 वाला अभी भी नहीं कर रही है, उनको अभी भी एएस ही एप्लीकेबल है, उनको एएस फॉलो करना है हैप्पीली, ठीक है। नेक्स्ट एनबीएफसी। एनबीएफसी में क्या स्टार्ट हुआ, ये सब खत्म हुआ एक बार नॉर्मल कंपनीज का, उसके बाद आया एनबीएफसी का फेज 1 1 अप्रैल 2018, उसके नेक्स्ट ईयर में। तब उन एनबीएफसी के लिए मैंडेटरी किया जिनका नेटवर्थ वाज मोर देन 500 करोड़, और उनकी पेरेंट को इधर होल्डिंग कंपनी रेफर कर रहे हैं, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट। फिर उसके नेक्स्ट ईयर इसका फेज 2 आया। फिर से अभी सारी लिस्टेड कंपनी, अभी नेटवर्थ नहीं देखा। यहाँ पे क्या था कि चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, बेसिकली जो इसका फेज 1 का क्राइटेरिया था, ये इधर एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर तुम्हारा नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो ही तुमको फॉलो करना है। बट इसका जब फेज 2 आया, तब बोला सारी लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, और अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इज मोर देन 250 करोड़, यानी इसका जो फेज 2 का क्राइटेरिया था, सेम क्राइटेरिया इधर आ गया, और उनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो एनबीएफसी में भी सेम फेजेस थे, बस इसे समझ लो कंपनी का खत्म हुआ, फिर इसका फेज स्टार्ट। क्या इनको वॉलेंटरी अलाउड है? नहीं, नॉट अलाउड। मतलब अगर कोई कंपनी का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, तो क्या उसको इंडेस फॉलो करना है अपनी मर्जी से, तो क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती भाई, उसको एएससी फॉलो करना पड़ेगा। फिर शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए क्या है, आरबीआई ने डिफर्ड करके रखा। अगर मतलब अभी तक उनके लिए नोटिफाई नहीं हुआ है इंडेस, और आरबीआई ने बोल के रखा है जब हम नोटिफाई करेंगे तब से तुमको इंडेस एप्लीकेबल होगा, अब तुमको इंडेस फॉलो नहीं करना, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए क्या है, आईआरडीएआई ने भी डिफर करके रखा है टिल फर्दर नोटिस। मतलब इनके लिए फिलहाल देयर आर नो इंडेस, बट देयर इज स्पेक्यूलेशन इन मार्केट, इंडेस बन रहा है या आई गेस बन चुका है। इसके इंडेस जब आएंगे, कंपलसरी हो जाएंगे, मे बी तुम लोग जब सीए फाइनल में जाओगे तब तुमको सिलेबस में हो सकते हैं कि बैंक्स पे इंडेस है, इंश्योरेंस कंपनीज पे इंडेस है, बट फिलहाल तो थोड़ा डेवलपमेंट फेज पे, ठीक है। चलो, आई होप ये लास्ट आंसर था, आई होप तुमको समझा हो इंट्रोडक्शन टू एएस। कुछ भी डाउट्स हो तुम वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हो। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। सब्सक्राइब टू माय चैनल। कुछ भी डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट में डाल दो, या मेरे टेलीग्राम के डिस्कशन वाले ग्रुप पे तुम लोग टाइप कर सकते हो, तो डिस्कशन ग्रुप पे अपना डाउट्स पोस्ट कर दो, आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। चलो, बाय।